जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी में भाग 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अनुच्छेद 47 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 48 से पढ़ेंगे और 48 से 51 तक जाएंगे। तो आज हम देखते हैं, अनुच्छेद 48 से स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है, देखिए। कृषि एवं पशुपालन को वृद्धि, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि करनी है तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना है। अब देखिए, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि क्या, जैसे आपने देखा होगा कृषि को कैसे बढ़ावा मिला। हरित क्रांति आई, जो गेहूं चावल के व्यापक रूप से क्रांति लाई, तो इस तरह से बढ़ावा मिला। पशुपालन जैसे डेयरी उद्योग हुए, तो इस तरीके से बढ़ावा मिला। तो मतलब सरकार का ये क्या होगा, कर्तव्य होगा कि कृषि को बढ़ावा दे, लोगों पर ज़्यादा मतलब हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो पशु हैं, पशुओं जो पशुपालन है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु का मतलब होता है दूध देने वाले पशु, तो जिसमें क्या है, उनकी पशुओं पर, दुधारू पशुओं की हत्या पर क्या होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है, जो गाय है, जिसको हिंदू धर्म में माता माना जाता है, और जो मोमडन है वो तो उसको काट देते हैं या कुछ और क्या करते हैं, खाते हैं उसको। तो समझिए, अब एक बात सोचिए, हिंदू क्या कर रहा है। हिंदू क्या कर रहा है कि हिंदू वो गाय को क्या कर रहा है, पाल रहा है। मुस्लिम क्या कर रहा है, मुस्लिम उसको काट रहा है। ठीक है, ये तो मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम पाल नहीं रहा है। 80% हिंदू पालते हैं, लगभग 80% क्या मतलब हिंदू लोग ज़्यादा पालते हैं, ये समझिए, मुस्लिम की तुलना में बहुत ज़्यादा पालते हैं। और मुस्लिम उसको काट रहे हैं, चाहे अपने खाने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। अब एक बात बताइए, मुस्लिम तो पाल नहीं रहा है, मुस्लिम के पास गाय आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है गाय, तो वो आ रही है यहाँ से। देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, इसको हिंदू मुस्लिम का डिबेट मत बना दीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आ कहाँ से रही है, मुस्लिम के पास, हिंदू के पास से। अब हिंदू के पास से क्यों आ रही है, तो देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो गाय पालेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास अदर कोई बिजनेस है, वो अपना उस बिजनेस में लगे हुए हैं। अब इसे पाल कौन रहा है, या तो गरीब लोग, या जो हल्की मीडियम फैमिली के हैं वो लोग पालते किस लिए, गाय का दूध मिलेगा, उसे बेचेंगे, अपने घर का पालन पोषण करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब गाय दूध देना बंद कर देगी, फिर वो क्या करेंगे, अब तो उनकी आजीविका चलेगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसों के लिए गाय को बेच देते हैं। 10,000, 5,000, 15,000 में क्या किए, गाय को दलालों के थ्रू बेच दिए। और वो भी जान रहे हैं कि ये दलाल गाय को काटेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, अगर वो बेचेंगे नहीं तो बेचारे खाएंगे क्या, पैसे कहाँ से लाएंगे। मजबूरन उन्हें क्या करना होता है, दलालों को बेच देते हैं। ठीक है, या फिर आपने अभी तो सब गाय हमारी माता है परचम लेके चल रहे हैं। अरे हम भी मानते हैं गाय माता है हमारी, लेकिन उनको क्या हो जाता है, जो वो लोग जो खाली मुद्दा तो उठाते हैं, और जो सड़कों पर जो गाय इतनी जो आवारा पशुओं की तरह घूम रही है, उनको क्यों नहीं माता मानते, उनको भी तो संभालो। तो वो उनसे संभलती नहीं है, वो उनको वैसे तो बोलने के लिए गाय हमारी माता है, और वैसे वो चल रही हैं। तो यहाँ दिक्कत आती है। अब मुस्लिम काट क्यों रहा है, देखो, अब ये भी फैक्ट है कि कोई बड़ा आदमी तो उसको काटेगा नहीं, तो कौन काट रहा है, गरीब आदमी अपना घर का पालन पोषण करने के लिए वो काट रहा है गाय को। लेकिन अब क्या है, जो यहाँ पे जो हिंदू धर्म के जो रक्षक बनते हैं, वो क्या करते हैं कि गाय हमारी माता है। अरे हम भी मान रहे हैं, तो गाय अगर माता है तो कुछ ऐसा करो ना, तुम गाय को बचा सको। गाय एक पशुशाला खोलो, मतलब एक पशुशाला खोलो जिसमें गाय को आप रखो, गाय वाला फार्म खोलो जिसमें गाय को रखो, जितने भी जो सड़क पे जा रही हैं उनको पकड़ के लाओ, रखो, तब समझ में आएगा। खाली बोलने से क्या, सरकार को भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक पशुशाला खोलनी चाहिए जिसमें गाय को संरक्षण मिले, मतलब जो भी है उन्हें संरक्षण मिलनी चाहिए, ताकि वो इधर उधर नहीं। कितनी गाय तो सिर्फ जो फालतू कचरा फेंका होता है ना, पन्नी के साथ निकल जाते, उससे मर जाती है। और यहाँ पे सब हाथ उठा के है कि गाय हमारी माता है, उनका सम्मान तो करो। कौन कहता है कि गाय का सम्मान मत करो, गाय तो माता है, वो तो हमारे धर्म में है, पर सम्मान करना तो सीख लो, तब आवाज़ उठाओ। तो अब इसमें क्या है कि हिंदू मजबूरी में मुस्लिम को दे रहा है, मुस्लिम बेचारे काट रहे हैं, और नेता इसका मुद्दा बनाती है। सरकार को खुद इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक बात बताइए, आपने देखा होगा यूपी में कितने सारे वो खोले गए हैं, स्लॉटर, मतलब जहाँ पे जो कसाई हैं वो
कसाई खाना खोले गए हैं। क्या सरकार को नहीं पता? बंद क्यों नहीं करवाती है? अगर वो बंद करवा दोगे तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहाँ से लाएगी? तो आप लोग सजग रहिए, इन चीज़ों पे मत लड़िए। गलत हो रहा है, गलत को इग्नोर भी मत कीजिए, बोलिए। लेकिन जब आप उस तरह की चीज़ें करते हैं तो उन चीज़ों को रखिए कि हाँ, आप अगर एक गाय को सम्मान दे रहे हैं तो पूरी तरीके से दीजिए, खाली अंदरूनी नहीं कि एक ने दिया तो हम भी देने चल रहे हैं। आपके मन में है दीजिए, नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि आप गाय को मारते चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कृषि को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पशुपालन वृद्धि नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा? आप कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये आपकी मर्जी के ऊपर है या सरकार के ऊपर है, वो देना चाहती है या नहीं देना चाहते। आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अब अगला समझते हैं 48 का क्या क्या कह रहा है। पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अब देखिए, यहाँ तो कृषि था जिसमें 48 में कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है। तो आप कृषि में किस तरह की कृषि कीजिएगा? फालतू कृषि तो कीजिएगा नहीं जिससे अनाज उपजे, दाल उपजे या फिर तेल आए, इस तरह की। जैसे सरसों की खेती होगी, गेहूं चावल हो गया, गन्ना हो गया, इन चीज़ों जिससे भरण पोषण हो सके। और जो बाकी बच गए वो क्या फालतू हैं? जैसे अब मान लीजिए जो बाकी जो बच गए, पीपल है, बरगद है, बबूल है, इन सब चीज़ पेड़ों क्या होगा? आप काट के फेंक दीजिएगा? नहीं, इसकी आपको संरक्षण करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी तरह जीवों की रक्षा, कौन से जीव? वन्य जीव। यहाँ तो आप पशुपालन कर रहे थे, तो पशुपालन ऐसे पशु का कर सकते हैं जिसका आप पालन कर सकते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, या फिर बकरी हो गई, या फिर कुछ घोड़े पाल लेते हैं, कुछ ऊँट भी पालते हैं, कुछ हाथी भी पालते हैं। अब तो हाथी बहुत कम पालते हैं, पहले बहुत ज़्यादा पालते थे। लेकिन क्या किसी ने शेर पाला है? शेर नहीं पालते। अब आप सर्कस की बात कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन शेर को पाला तो नहीं जाता है ना। तो उनको क्या आप मार दीजिएगा कि नहीं, वो पशुपालन में वृद्धि करना तो उसे नहीं पड़ा तो उसे मार दिया जाए? ऐसा नहीं कर सकते। तो उनकी भी रक्षा करनी है। तो 48 के कौम में संशोधन किया गया और उसमें बताया गया जो बाकी जो बच रहे हैं वे पर्यावरण की दृष्टि से उनकी रक्षा होनी चाहिए, पेड़ पौधों की, और वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीवों की भी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अभी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो रक्षा मारना थोड़ी है, उसको रक्षा करनी है। तो 48 के कौम में कहा गया कि सरकार ये करवाएगी, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती है। आपको एक ज्ञान देगी, बोलेगी कि आपको करना चाहिए। अब नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा कि आप कोर्ट में चल जाए कि इसके ऊपर केस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य होगा। जैसे राष्ट्रीय स्मारक है हमारे, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, और क्या कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, बीबी का मकबरा हो गया। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनकी रक्षा करना, जिनको मतलब रक्षा से मतलब है कि उनको देखभाल करना किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा। अब सोचिए, सबसे पहली सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी, जो शहरी प्रमाण है हमारे देश से मिले, भारत से मिले। पाकिस्तान तो पहले भारत के ही अंतर्गत था ना, तो भारत से मिले, तो हम लोग शुरू से शहरी हैं, शुरू से शहरी। तो उन चीज़ों को, धरोहर जो है हमारी, अभी सिंधु सभ्यता कितनी चीज़ें मिली हैं, धरोहर है वो हमारी, सिक्के कितने मिले, उन सभी चीज़ों को संभाल के सजो के रखना है। तो ये सरकार का कर्तव्य है, वो इसको करेगी। अगर नहीं करती है तो आप कुछ कर सकते हैं? आप नहीं कुछ कर सकते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 50 क्या कहता है? देखिए 50 से समझिए 50-50 क्या कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। मतलब जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से क्या करना? अलग करना। देखिए समझिए इस चीज़ को, ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं। तो पहले कार्यपालिका समझ लीजिए और न्यायपालिका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। देखिए लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। अब विधायिका क्या होता है? विधायिका वो होता है जब आप किसी एमएलए एमपी को चुनते हैं तो वो संसद भवन में बैठते हैं और वो एक कानून बनाते हैं। क्या कानून बनाते हैं? जो लोगों की मतलब भलाई के लिए हो। जैसे कि जीएसटी लाया गया, क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया, सीएबी लाया गया, ठीक है। अभी कृषि कानून चल रहा है जो 3 बिल लाए हैं, ठीक है। 3 तलाक लाया गया। तो इन चीज़ों को कौन बनाता है? इन चीज़ों को कौन बनाता है? जो विधायिका में रहते हैं, जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो बनाते हैं, वो लाते हैं इनको। तो जैसे अभी जीएसटी पे क्या है कि 18% टैक्स लगता है, ठीक है। क्या लगता है? 18% टैक्स लगता है। तो इसमें क्या है कि अब टैक्स लग रहा है और आप कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे,
क्या करें, हम टैक्स नहीं देंगे। तो अब ये बताइए, आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो क्या निर्मला सीतारमण आपको पकड़ने आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी। उसका क्या मतलब, उन्होंने मिलकर एक बिल बनाया कि हाँ भाई इस तरह से जीएसटी से काफ़ी फ़ायदा है। इससे फ़ायदा क्या है कि चोरियां रुक गई हैं। पहले इन जो टैक्स होते थे, जैसे किसी के यहाँ कोई सामान पकड़ाया तो इनकम टैक्स ऑफिसर गया, उसने डायरेक्ट रेड मारी तो पैसों पे बातचीत हो जाती थी। लेकिन अभी ये चीज़ें कम हो गई हैं। और आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको देना ही पड़ेगा। सरकार पहले काट लेगी, 18% टैक्स देना पड़ेगा, आप टैक्स भी नहीं बचा सकते हैं। तो अगर आप उसकी चोरी करते हैं तो कोई मंत्री तो आएगा नहीं आपको पकड़ने के लिए, तो कौन पकड़ेगा? तो कार्यपालिका। तो उसका निपटारा कौन करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होगा कि जो इन्होंने बनवाया वो लोगों से मनवाना, मतलब लोगों से करवाना, ज़बरदस्ती नहीं है, लोगों को बताना इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप पे कार्यवाही हो सकती है। पहले क्या था कि कार्यपालिका के अंदर ही न्यायपालिका थी। जैसे कि पहले जब हम क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी ने खून कर दिया तो दरोगा गया, दरोगा ने उसे पकड़ा और वो क्या करता था कि मान लीजिए खून कर दिया, आप बचना है तो आप 5 लाख 10 लाख लाइए और क्या कहते हैं आपको छोड़ दिया जाएगा, और नहीं कीजिए तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, या जो भी है, जो चोर है चोरी की तो बोलेगा फांसी पर लटका देंगे। तो कार्यपालिका पहले खुद कर देती थी कि तुम्हें फांसी हो जाती है, जब फांसी दे दिए। लेकिन संविधान में देखिए क्या किया गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। कार्यपालिका का काम है कि जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं उसका पालन करवाना, वो पालन करवाएगी। अगर कोई पालन नहीं करता है तो कार्यपालिका जो है वो उसको पकड़ लेगी। कार्यपालिका का बहुत बड़ी चीज़ है कार्यपालिका, जिसमें हर तरह के ऑफिसर आते हैं, या कांस्टेबल आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या मिलिट्री फोर्सेस हो गई, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, या फिर ट्रैफिक के हो गए, या जो भी ब्लॉक में बैठते हैं, तो उनका वो क्या करते हैं, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो बताएंगे कि इस तरीके से होगा, आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन आप गलत करते हैं तो वो आपको पकड़ेगी, पकड़ के आपको ले जाएगी, और ले जाने के बाद आपको न्यायपालिका को सौंपेगी। किसको? जुडिशरी को सौंपेगी। जुडिशरी ये फैसला करेगी कि आपने जो गलत किया है, सबूत देखेगी, अगर वो सबूत सही होंगे, मिलेंगे तो आपको सज़ा सुनाएगी, अन्यथा आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जिसने पकड़ा वही उसी ने सजा दे दिया, तो वो तो जिसको मन करेगा जिससे दुश्मनी, ऐसे तो एक गांव में आप बन के गए, वहाँ दुश्मनी, आपने पूरे गांव को ही साफ कर दिया। तो इन चीज़ों को अलग किया गया। कार्यपालिका से किसको अलग किया गया? न्यायपालिका को अलग किया गया। 49 में क्या हुआ? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, मतलब 50-50। अब आते हैं 51 पर। 51 पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझा लेना है। देखिए अभी पाकिस्तान क्या है, आतंक का सबसे बड़ा गढ़ है, जहाँ मन करता है वहाँ आतंक फैलाता है, तो वो अशांति कर रहा है। लेकिन हमारा भारत देश ऐसा नहीं है, वो शांति पे विश्वास रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय संधि भी यही कहती है कि आपको शांति को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या कहती है कि आपको शांति को बनाए रखना है, तो उस पर हमारा भारत विश्वास करता है। और ये पाकिस्तान वाले वो झगड़ते रहते, कभी इधर बम फोड़ेंगे, कभी उधर बम फोड़ेंगे। इसी में अगर मान लीजिए भारत का विवाद किसी के साथ हो जाता है, किसी भी देश के साथ, तो उसको ये नहीं कि लड़ते रहना, उसको मध्यस्थता के द्वारा, आप मध्यस्थता बीच में लाइए, किसी को बोलिए, वो आपके विवादों को सुलझाएगा। जैसे पहले क्या होता था स्कूल में जब हम पढ़ते थे, या अब भी, कि जब दो बच्चे लड़ते हैं तो टीचर आकर उसको समझाता है कि नहीं आपस में नहीं लड़ना चाहिए, फिर दोस्ती करवाता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय में होता है कि अगर दो देशों के बीच में झगड़ा हो गया तो क्या होगा कि उसको अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा सुलझा लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच में किसी एक को बोला जाएगा कि आप मध्यस्थता कीजिए और दोनों के विवादों को सुलझा दीजिए। तो भारत इन पे विश्वास रखता है। ये किस में है? अनुच्छेद 51 के। अब यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ से जुर्म किया और चला गया, जुर्म करके विदेश चला गया, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो एरिया है वो सिर्फ भारत तक का। भारत के बाहर फिर कैसी होगी? अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा उसको सुलझाया जाएगा, बताया जाएगा कि हमारे देश से इस तरह का काम करके गया है, इसे पकड़ना है, ये फलना ढिकना, वो फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार होता है। इसी के अंतर्गत आता है यूएनओ। क्या आता है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ। इसी के अंतर्गत हमारा जो है अंग बना था भारत, यूएनओ के तहत। तो ये आपके क्या हो गए? अनुच्छेद 51 तक, जिसमें आपके अनुच्छेद कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी अनुच्छेद हैं इसमें
भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए। चलिए आप डिफरेंस हम देखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी को क्या कहते हैं, DPSP। फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कहते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है। अब हम भाग 3 को समझते हैं। जैसे पहला डिफरेंस क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये किस में आते हैं, ये भाग 3 में, किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में। और ये किस में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। ये भाग 3 में और ये भाग 4 में आते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, ये USA के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। अब तीसरा क्या है, यह नरसेगिक है। नरसेगिक मैंने बता दिया। नरसेगिक का मतलब क्या होता है, जन्म से। तो ये कब से हमें मिल जाता है, ये जन्म से हमें मिलता है। कब से मिलता है, जन्म से मिलता है। ये क्या नरसेगिक है, नहीं, ये जो है नरसेगिक नहीं है। ये क्या है, नरसेगिक नहीं है। ये हमें कौन उपलब्ध कराता है, ये हमें सरकार देती है। कौन देती है, सरकार देती है। ये हमें जन्म मिलते ही हमारे मौलिक अधिकार, हमको मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार है हमको मिल जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो हमें मिलते हैं, वो नहीं, वो हमें सरकार देती है। देगी तो मिलेगा, नहीं देगी तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये है न्यायालय द्वारा क्या है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। क्या है, वाद योग्य। मतलब कि अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और डिबेट भी कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब जाइएगा तो किसके तहत जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। अब बताइए ये वाद योग्य है, तो ये वाद योग्य, ये है परिवर्तनीय, क्या है, नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अगर आपको सरकार नहीं देती है, तो ना आप इस पे वाद विवाद कर सकते हैं, ना ही सरकार से आप एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और सोचिए क्या हो सकता है। देखिए यह सरकार की शक्तियों को क्या करती है, घटा देती है, कि शक्ति को घटा देती है। और ये क्या करती है, ये बढ़ा देती है। अब घटा देती है, बढ़ा देती है कैसे, देखिए यहाँ शक्ति कैसे घट रही है। इसमें क्या है कि आप किसी भी नेता को कुछ भी बोलिए, आप उसका पुतला जलाइए, तो आपको वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार कैसे, अनुच्छेद 19 के क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आप पुतला जला सकते हैं, RTI लगा सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। तो अब मान लीजिए आपने किसी नेता का पुतला जलाया, तो वो क्या आपको क्या करेगा, पकड़ के जेल में डाल देगा, नहीं, क्योंकि आपका मूल अधिकार है, तो आपको जेल में नहीं डाल सकता। तो वहाँ पे सरकार की शक्तियाँ घट रही है, क्योंकि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है,
कि इसकी शक्ति को बढ़ा कैसे देता है। बढ़ा ऐसे देता है कि ये जितने भी काम है मौलिक कर्तव्य ये सरकार के ऊपर है। अगर वो करना चाहेगी तो करेगी, नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। पोषण युक्त आहार देना है उसकी मर्जी, प्रसूति सहायता देना है उसकी मर्जी, क्या कहते हैं और क्या है, 6 से 14 वर्ष के 6 वर्ष से कम बच्चों को टीका देना है सरकार की मर्जी, सरकार के ऊपर है। आप इसे एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ये सरकार की शक्तियों को बढ़ाती है और ये सरकार की शक्तियों को घटाती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि ये निलंबित हो सकता है, निलंबित हो सकता है, ये निलंबित हो सकता है और ये जो है ये निलंबित नहीं होगा। अब ये हो कैसे सकता है, इमरजेंसी के टाइम पे निलंबित हो सकता है, मैंने पढ़ाया हुआ है मूल अधिकार में, जाके आप वीडियो देखिएगा। तो ये निलंबित हो सकता है, इमरजेंसी होगी उसमें निलंबित हो सकता है। यह निलंबित नहीं हो सकता क्योंकि जब ये लागू ही नहीं हुआ तो निलंबित कहाँ से होगा, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या हो सकता है कि यह व्यक्ति को मिलता है, यह व्यक्ति को मिलता है और यह समाज के लिए है। किसके लिए है, समाज के लिए, मतलब मिलता है या ये व्यक्ति के लिए, लिख लीजिए ये व्यक्ति के लिए है। अब देखिए ये जो मूल अधिकार है वो किसके लिए है, वो व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति को मिलता है पर्सनल रूप से, हर एक व्यक्ति का अपना मूल अधिकार है। इसी तरह ये पूरे समाज के लिए, ये समाज को मिलेगा। जो भी सामाजिक रूप से कोई भी सरकार काम करना चाहेगी तो किसको देगी, वो समाज के लिए होगा। तो ये डिफरेंस हो गया, इधर मूल अधिकार और इधर मूल कर्तव्य। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, जब आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।